हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक ऑर्फनेज जिसका नाम ग्रेसफील्ड है। वहाँ इजाबेला सब बच्चों का ख्याल रखती थी। यहाँ हर कोई इजाबेला को मॉम कहकर बुलाता था। इजाबेला ने इन्हें बहुत अच्छी मैनर्स दी थी। हर कोई खुशी और सुकून से वहाँ रहता था। ऑर्फनेज में एक छोटा सा स्कूल भी था जहाँ सभी बच्चे पढ़ते थे। फिर हम तीन फ्रेंड्स एमा, नॉर्मन और रे को देखते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स थे। ग्रेसफील्ड के पास एक बहुत ही बड़ा और प्यारा ग्राउंड था जहाँ सभी बच्चे खेलते थे, लेकिन यहाँ का रूल था कि कोई भी इस ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बच्ची जिसका नाम कोनी था, उसे कोई अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाने आया था। और कोनी सभी को बाय करती है और इजाबेला उसे वहां से बाहर ले जाती है। वहाँ हर बच्चे के गले पर एक कोड नंबर था जो उनकी पहचान बताता था। एमा और नॉर्मन रात को स्पाई के लिए आते हैं, तब वो देखते हैं कि कोनी का फेवरेट टॉय वहीं पर पड़ा है। कोनी अपने रैबिट के बगैर कहीं भी नहीं जाती थी। एमा कहती है कि उन्हें कोनी को इसे देना चाहिए। तब वहाँ रे आता है जो कहता है कि बाहर की लाइट अभी भी चल रही है, शायद कोनी अभी भी वहाँ हो। फिर एमा और नॉर्मन बाहर जाते हैं। उन्हें वहाँ ट्रक दिखता है। जब वो ट्रक के अंदर देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। उसमें कोनी की लाश थी जिसके सीने पर एक फूल लगा था। उसी वक्त उन्हें कुछ आवाज सुनती है और वो दोनों ही ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। हम देखते हैं वहां पर दो डीमंस आते जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। वो कोनी को एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं। एमा और नॉर्मन दोनों ही बहुत डरे हुए थे। वो दोनों डीमंस आपस में बात करते हैं कि इंसानों का गोश्त बहुत मजेदार होता है और यहाँ पर उन्हें हमारे लिए पाला जा रहा है। तभी वहाँ इजाबेला आती है जो उनको प्रॉमिस करती है कि एक इंटेलिजेंट बच्चे का। वो डीमंस वहाँ और इंसानों यानी एमा और नॉर्मन को स्मेल कर लेते हैं और हर जगह देखने लगते हैं। वो ट्रक के नीचे भी देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जितनी तेजी से हो सके भाग रहे थे। एमा गिर जाती है और रोने लगती है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी जो सब भी उसने देखा। नॉर्मन उसको हिम्मत देता है और कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, जिस पर एमा उसे बोलती है कि वो अकेले यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो सारे बच्चों को अपने साथ लेके जाएगी। कोनी का रैबिट इजाबेला को देते हैं। इजाबेला को भी शक हो जाता है कि वहाँ कोई तो जरूर आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों ग्राउंड के फेंस के पास जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें भागने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी होगी और फिर सब बच्चों को इस बारे में सब बताएंगे। फिर वो देखते हैं कि इस ग्राउंड के बाहर एक बहुत ऊंची दीवार है जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की गुम जाती है। इजाबेला अपनी कैंपस को निकालती है और जंगल की तरफ जाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो इस लड़की को वापस ले आती है। तब एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है जिससे उसे हर किसी की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं दीवार को पार करने के लिए एमा और नॉर्मन रस्सियों को जंगल में छुपाने लगते हैं और तभी उनका दोस्त रे वहां पर आता है और उन्हें देख लेता है। तब नॉर्मन उसे सब बताता है। रे उनका यकीन करता है और उनकी मदद के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ देखते हैं कि हर बुक पर सेम स्टैम्प लगा है और उस स्टैम्प के अंदर एक कोड है। जब वो कोड को डिकोड करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मैनरवा नाम का लड़का सब कुछ जानता है और बुक्स के थ्रू बताना चाह रहा है कि सब बच्चों को वहां से निकल जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है इजाबेला पर जो बच्चों को अपनी न्यू असिस्टेंट क्रोन से इंट्रोड्यूस करवाती है। क्रोन के आने से वो तीनों समझ जाते हैं कि अब उनका वहां से भागना और भी टफ होने वाला था, क्योंकि पहले एक थी लेकिन अब दो होंगी। इजाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाती है और बोलती है कि मुझे शक है कि ये तीनों हमारा सच जान गए हैं, इसलिए अब तुम्हें इन तीनों पर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चों को एक गेम खेलने का कहते हैं। असल में वो उन्हें छुपकर भागने के लिए ट्रेनिंग करवा रहे थे ताकि कभी भागना पड़ा तो वो जानते हों। लेकिन क्रोन वहां आ जाती है और वो भी उनके साथ गेम खेलने लगती है, जिसके बाद बच्चे छुपने लगते हैं और क्रोन एक एक करके सबको ही पकड़ लेती है। फिर नॉर्मन उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि इसे लगता है कि बच्चों में कोई उन्हें स्पाई कर रहा है जो उनकी हर हरकत का इजाबेला को बता रहा है। उन्हें किसी बड़े बच्चे का काम लगता है, इसलिए वो अपनी उम्र के बच्चों में से डॉन और गिल्डा से बात करते हैं और उन्हें सब बताते हैं। डॉन उसकी बातों का यकीन नहीं करता और गुस्सा करने लगता है। वो रे को मारता है, लेकिन एमा कहती है कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वही सच है, हम पर ट्रस्ट करो। गिल्डा जो ये बात जानती थी कि एमा इजाबेला के बहुत क्लोज थी, इसलिए वो उन पर यकीन करती है और टूट जाती है, रोने लगती है। नॉर्मन गिल्डा और डॉन को अपना प्लान और छुपाई हुई रस्सियों का भी बताता है। फिर हम एक अननोन बच्चे को देखते हैं जो रात को सबके सोने के बाद इजाबेला के ऑफिस के नीचे एक लेटर रखकर जाता है। इजाबेला इस लेटर को देखती है जिस पर लिखा था रस्सी और नॉर्मन बुरा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों उस जगह पर आते हैं जहाँ उन्होंने रस्सियाँ छुपाई थी, मगर वहाँ से रस्सियाँ गायब थी जो कि इजाबेला ने की थी। उनका शक डॉन और गिल्डा पर जाता है क्योंकि सिर्फ वही दोनों जानते थे कि रस्सियाँ कहाँ हैं, लेकिन नॉर्मन उन्हें बोलता है कि स्पाई वो नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों गलत जगह बताई थी। मैं सिर्फ रे को चेक करना चाह रहा था क्योंकि हम दोनों के अलावा सिर्फ रे को पता था। रे ही असल स्पाई है।
फिर रे एक्सेप्ट करता है कि वो ही इज़ाबेला को सब बताता है। वो बताता है कि वो बहुत पहले ही इस ऑर्फनेज की सच्चाई जान चुका था और वो बाकियों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इज़ाबेला के लिए जासूसी शुरू की। इज़ाबेला ने बदले में उसकी अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। फिर वो कहता है कि उसने जानबूझकर कॉनी का रैबिट वहाँ रखा था ताकि तुम दोनों जब कॉनी को वो वापस करने जाओ सब कुछ जान जाओ। वो कहता है कि मैं अकेला यहाँ से निकल नहीं सकता था, इसलिए तुम दोनों को सच्चाई दिखाई। एमा उसे कहती है कि वो अभी भी रे को अपना दोस्त समझती है और ट्रस्ट करती है। फिर वो रे को इज़ाबेला का स्पाई बनाते हैं। फिर रे नॉर्मन को अपने रूम में लेकर जाता है और रस्सियों को फ्लोर में बनाए हुए हॉल में छुपाने लगता है। रे वहाँ कुछ फ्यूल कैन और अपना एक गैजेट भी रखता है। वो गैजेट उसने अपने पर लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था ताकि इज़ाबेला उसकी लोकेशन ना जान सके। नेक्स्ट सीन में रे इज़ाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान हटाने के लिए कहता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाएंगे। इज़ाबेला रे को थैंक्स कहती है और रे को बोलती है कि कुछ महीनों बाद उसकी भी अडॉप्शन होगी। रे ये सुनकर सैड हो जाता है। फिर अगले दिन 5 बच्चे उनकी रस्सियों को टेस्ट करने के लिए दीवार के पास जाते हैं, लेकिन तभी क्रॉन उनकी बातें सुन लेती है और उनसे कहती है कि वो इज़ाबेला को कुछ नहीं बताएगी, बल्कि वो तो उनकी मदद करेगी। और वो अपनी बॉडी पर लगी चिप दिखाते हुए बताती है कि अगर कोई बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है तो उसे करंट लगेगा, लेकिन वो फिर भी उनकी मदद करेगी। हमें पता चलता है कि क्रॉन भी यही पली बड़ी थी और अब वो इज़ाबेला की जगह लेना चाहती है। फिर रात को वो बच्चों को अपने कमरे में लाती है और उन्हें बताती है कि 1000 साल पहले इंसानों और शैतानों में वॉर छिड़ गई थी, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई थी। इसलिए दोनों ग्रुप्स में एक डीप प्रॉमिस नाम से डील की गई, जिसमें इंसान और डीमंस अलग अलग रहने पर मान गए थे। डीमंस ने उन्हें वादा किया था कि अब वो इंसानों को तंग नहीं करेंगे, लेकिन बदले में उन्हें इंसानों के बच्चे देने होंगे। यही वजह थी कि ऑर्फन बच्चों को डीमंस के लिए रखा जाता है और उन्हें अच्छे से पाल रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों से डीमंस की पावर और स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मन क्रॉन से ट्रैकर का पूछता है, जिस पर क्रॉन उन्हें बोलती है कि सभी बच्चों के कानों पर एक ट्रैकर लगाया जाता है ताकि इज़ाबेला सबकी लोकेशन आसानी से देख सके। रे के गैजेट की वजह से कोई भी ट्रैकर को लेकर परेशान नहीं होता। क्रॉन को शक हो गया था कि बच्चों को ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका पता है। नेक्स्ट डे जब वो देखती है सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तब वो ट्रैकर को ब्लॉक करने वाला डिवाइस ढूंढने लगती है। गिल्डा विंडो से क्रॉन को देख लेती है और नॉर्मन को बताती है। फिर वो बच्चे उस ट्रैकर को एक सॉफ्ट टॉय में रख देते हैं, जिसे क्रॉन पहले ही चेक कर चुकी थी। क्रॉन को रे के कमरे में उस सीक्रेट होल का पता चल जाता है, जिसको खाली देख के वो सब समझ जाती है। फिर वो उस टॉय को उठा लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि इज़ाबेला वहाँ पर आती है और क्रॉन को बताती है उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है और वहाँ उसे मॉम की पोस्ट पर रखा गया है, इसलिए उसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। ये देख के क्रॉन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जाने से पहले एक पेन नॉर्मन के ड्रॉअर में रख देती है। फिर क्रॉन मेन गेट पर जाती है, जहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि वहाँ की सुपरवाइजर थी और हर कोई उसे दादी कहता था। क्रॉन उस दादी को ऑर्फनेज में हुई बातें बताती है, जहाँ दादी कहती है कि इज़ाबेला सब अच्छे से करती है और वो कभी बच्चों को भागने नहीं देगी। फिर वहाँ एक डीमन आता है जो क्रॉन को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एमा और नॉर्मन दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और रे इज़ाबेला का ध्यान हटाने के लिए अपनी बातों में उलझाने लगता है, लेकिन इज़ाबेला, जिसको हर किसी पर शक था, वो रे की बातों में नहीं आती और रे को रूम में लॉक कर देती है। तब डॉन वहाँ आकर रे को बाहर निकालता है। इज़ाबेला उन दोनों को दीवार के पास देख लेती है और वो उन्हें बोलने लगती है कि उसने उन्हें हर चीज़ दी, हमेशा ख्याल रखा, फिर भी तुम लोगों ने रूल तोड़ने की कोशिश की। फिर एमा इज़ाबेला पर अटैक करती है ताकि नॉर्मन वहाँ से भाग जाए, लेकिन इज़ाबेला एमा को काबू करके उसका पाँव तोड़ देती है। ये देखकर नॉर्मन एमा के बगैर जाने से इनकार कर देता है और वहीं रुक जाता है। इज़ाबेला नॉर्मन को बोलती है कि अगला अडॉप्शन तुम्हारा होगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। फिर वो लोग नॉर्मन की मदद के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। नॉर्मन उन्हें बोलता है कि अगर मुझे दूसरों को बचाना है तो मैं खुशी से खुद का सैक्रिफाइस भी कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन को पैकिंग करते हुए एक पेन मिलता है जो क्रॉन रख के गई थी। अगले दिन नॉर्मन दीवार पर चढ़ता है और वो देखता है कि दीवार के दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है, जिसकी वजह से दीवार पार करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मन वापस आता है और अपने दोस्तों को एक ड्राइंग की मदद से दीवार पार करने के लिए पुल ढूंढने का कहता है। हम देखते हैं नॉर्मन अडॉप्शन से पहले सभी बच्चों को गुड बाय करता है, लेकिन एमा उसको रोकने की कोशिश करती है और रोने लगती है। फिर इज़ाबेला नॉर्मन को मेन गेट पर ले जाती है, जहां वो पीटर से मिलता है। पीटर नॉर्मन को बताता है कि वो डीमन को खाना खिलाने का लीडर है और फिर वो सब सच्चाई बताने लगता है, जिस पर नॉर्मन कहता है कि उसे सब कुछ पहले ही पता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, और वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। फिर एक डीमन वहाँ आता है और नॉर्मन को मार देता है। दूसरी तरफ एमा बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर इज़ाबेला वहाँ आती है और एमा से कहती है कि वो चाहती है कि एमा इस ऑर्फनेज की अगली माँ बने।
ये सुनकर एमा बहुत चौंक जाती है। हम देखते हैं रे जो बहुत अकेला हो गया था और उसकी यहाँ से निकलने की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। फिर इजाबेला आती है और रे को बताती है कि अगला नंबर अब तुम्हारा है। इसी रात एमा रे के पास आकर उसे बोलती है कि उसे एक आइडिया आया है, लेकिन रे कहता है कि उसके पास भी एक प्लान है और वो खुद पर फ्यूल फेंककर आग लगा देता है। वजह से इजाबेला भागते हुए आती है और एमा उसे रोते हुए बताती है कि तुम्हारी वॉच के साथ रे ने सुसाइड करनी है। ये सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। उसके लिए उसकी वॉच बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसकी वजह से वो सब बच्चों को ट्रैक कर सकती थी। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखते हैं कि वहाँ एमा नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था। एमा सभी बच्चों के साथ बाहर की तरफ भागती है, इसके साथ रे भी था। फिर हम देखते हैं कि जब रे खुद को आग लगा रहा था तब एमा उसके ट्रैकर को निकालकर आग लगा देती है और इजाबेला के सामने सारा नाटक किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें एमा को नॉर्मन का एक लेटर मिला था जिसमें उसने यहाँ से भागने के तरीके लिखे थे और उस पेन को भी लेटर के साथ रख दिया था। जिसके बाद एमा ने वो लेटर डॉन और गिल्डा को दिया जहाँ वो सब बच्चों के साथ मिलकर प्लान पर काम करने लगे और एमा खुद इजाबेला के सामने सैड होने का ड्रामा करती रही ताकि इजाबेला को शक ना हो। और इस प्लान का रे को नहीं पता था क्योंकि इजाबेला की नज़र हर टाइम रे पर थी। एमा ने सबका ट्रैकर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो ज़्यादा छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाती और उनसे वादा करती है कि वो वापस उनको लेने ज़रूर आएगी। फिर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ सब एक एक करके दीवार पर चढ़ते हैं और अपनी रस्सियों को चट्टान की तरफ फेंकते हैं और फिर वो दूसरी तरफ हैंगर को यूज़ करते हुए जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि एमा के अलावा वो सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसी वक्त वहाँ इजाबेला आ जाती है जो उसको बोलने लगती है कि वो भी उसकी तरह ही थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और एक दिन उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने इस जगह से भागने की कोशिश की। लेकिन जब मैं दीवार पर खड़ी थी तो मैंने महसूस किया कि मैं कभी यहाँ से भाग नहीं सकती। फिर वो बताती है कि उसके बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद डेथ हो गई थी, इसलिए उसने इस जगह की मां बनने और सभी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने का फैसला किया। जब डीमंस को बच्चे दिए जाते थे उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वो ये सब इंसानों की हिफाजत के लिए कर रही थी। और वो बोलती है कि एमा उसकी फेवरेट है, मगर उसने भागने की कोशिश की तो वही रस्सी काट देगी। जिस पर एमा कहती है, मॉम मुझे आप पर ट्रस्ट है कि आप ऐसा नहीं करोगी। और ये कहते ही दीवार को क्रॉस करने लगती है। इजाबेला रस्सी काटने लगती है लेकिन रुक जाती है। इजाबेला प्राउडली उन्हें जाता हुआ देखती है। जंगल में सारे बच्चे रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब एमा वो पेन निकालती है जिसके खोलने पर स्टैम्प नज़र आती है और स्टैम्प से एक उल्लू निकलता है जो बच्चों को वहाँ से निकलने में मदद करता है। दूसरी तरफ इजाबेला दादी और पीटर पास जाती है और बोलती है कि बच्चों के भागने पर उसका कसूर है, जिस पर वो लोग इजाबेला को डीमन के हवाले कर देते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।